डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या सीखा है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है, डीएनए का कोई भी जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो बनाता है एमआरएनए। ओके, एमआरएनए से बनता है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटीन अब बन चुका है ट्रांसलेशन के बाद में, इसका क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन तक स्टोरी खत्म हो जाती है। अब ये प्रोटीन आगे चल के अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। इस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, या गोल्जी बॉडी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको मॉडिफाई करके अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसको यूज किया जाता है। सो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर आप हैरान हो जाएंगे जानकर 1 मिलियन प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब इन प्रोटीन्स का जो मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन हो चुका है, ट्रांसलेशन के बाद में अब इन प्रोटीन्स में जो भी चेंजेस आएंगे उनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम पीटीएम भी बोल सकते हैं, होता क्यों है? सेल को क्या दर्द मचा हुआ है कि वो पीटीएम कर रहा है, वो अपनी प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर रहा है? तो सेल के दो मेन पर्पस हो सकते हैं बच्चों। पहला पर्पस हो सकता है पर्पस ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। फर्स्ट पर्पस हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोटीन बनता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, उसको एक्टिव करना है। समटाइम्स एक्टिव प्रोटीन को इनएक्टिव करना जरूरी होता है, यानी कि किसी प्रोटीन को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करने के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। एक बात। सेकंड पॉइंट, कई बार क्या होता है कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अपना फंक्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं, अब उनको डिग्रेड भी करना जरूरी है। या मान लो कि अगर कोई प्रोटीन बना और वो प्रोटीन उतना सही नहीं बना जितने की उसकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि मान लीजिए उसके अंदर कोई खराबी हो गई है, कोई मेल फंक्शनिंग हो गई है, ऐसे प्रोटीन को डिग्रेड करना भी जरूरी है। सो दूसरा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए। तो ये दो फंक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं भाई, इसलिए कोई भी सेल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, हमें इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है? तो सबसे पहली बात, हमारे लिए पीटीएम को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आप सेल बायोलॉजी को स्टडी करते हो तो आपको प्रोटीन्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। सो फर्स्ट रीजन क्या है जानने का? टू स्टडी द सेल बायोलॉजी। ओके, सेकेंड थिंग, आपको पता है बीमारियों को अगर आप स्टडी करना चाहते हो, डिजीज को अगर आप स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि किसी ना किसी डिजीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोटीन का इंपैक्ट रहता है, तो आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए। दैट मीन्स टू नो अबाउट डिजीज और टू स्टडी अबाउट सर्टेन डिजीज।
अब अगर आप डिजीज के बारे में जान सकते हो तो डिजीज का अगर आपको पता है तो आपका उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो, ट्रीटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको किसी बीमारी का ट्रीटमेंट निकालना है या उसको प्रिवेंशन करना है, इसके लिए भी आपको प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस को सीखना होगा, उनके बारे में आपको जानना होगा। सो टू प्रिवेंट अ डिजीज और टू फाइंड आउट अ ट्रीटमेंट, you must have to know about post translational modification। then मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाए, तो वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ डेंजरस प्रोटीन आपकी बॉडी में छोड़ रहा है। अब आपको पता ही नहीं है कि प्रोटीन्स क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे मॉडिफाई होती है, तो आप कैसे उसकी दवाई बनाओगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, कैसे आप उसको डिग्रेड करोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स को डिग्रेड कैसे किया जाता है। To know about degradation, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस अगर आपको याद रहेंगे तो अच्छी बात है। ऑलराइट, अब बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 मेथड्स। एक होता है ट्रिमिंग, एक है हमारा डिग्रेडेशन, एंड थर्ड मेथड कुड बी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये 3 तरीके होते हैं जो सेल के अंदर यूज होते हैं। ट्रिमिंग होती है जिससे कुछ प्रोटीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ डिग्रेडेशन के जरिए होते हैं, कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के जरिए होते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिमिंग के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है ट्रिमिंग मतलब कि प्रोटीन की एक लंबी सी चेन होगी, उसको सिंपली ट्रिम कर दिया जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब कि वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिमिंग को हम प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। So the second name for trimming is proteolytic cleavage। और जैसा कि मैंने ये बताया, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की एक लार्ज चेन होगी लाइक दिस इज अ प्रोटीन चेन, और इसको सिंपली कट करके इसको स्मॉल चेन बना दिया जाएगा। सो इट विल बी, फॉर एग्जाम्पल यहां से ट्रिम हो गया, यहां से इसको कट कर दिया, सो ये चेन ऐसे बन गई, छोटी सी चेन। ओके, नाउ दिस विल बी एक्टिव प्रोटीन। ट्रिमिंग 2 जगह पे होती है, लोकेशन पता होनी चाहिए सभी को। ट्रिमिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर ट्रिमिंग होती है गोल्जी बॉडीज के अंदर। ओके, वेल एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिमिंग के बच्चों, तो देखो 2 एग्जाम्पल हर बच्चे को पता होनी चाहिए। पहला एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, आपके स्टमक के अंदर एक एंजाइम बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक लॉन्ग चेन एंजाइम होता है जो आपके स्टमक में बनता है, और जिस टाइम ये बनता है ये इनएक्टिव होता है। दिस इज इनएक्टिव एंजाइम। उसके बाद इसके चेन को ट्रिम कर दिया जाता है, ठीक है, और ट्रिम करने के बाद इसकी जो लॉन्ग चेन होती है वो, फॉर एग्जांपल दिस इज लॉन्ग चेन, वो एक शॉर्ट चेन में चेंज हो जाती है लाइक दिस। सो कन्वर्ट ट्रिमिंग के बाद हम पेप्सिनोजन को बोलते हैं पेप्सिन, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। ओके, अब पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है। जो भी आप खाना पीना खाओगे आपके स्टमक में जाएगा, उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये प्रोटीन पेप्सिन जो है हेल्प करता है। आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पेप्सिन स्टार्टिंग में ही एक्टिव क्यों नहीं बना, पेप्सिनोजन बनाना ही नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन में डायरेक्ट एक्टिव पेप्सिन बनता और काम चल जाता, ये पूरी रामायण ही नहीं होती। तो ऐसा बच्चों, अगर
पेप्सिन स्टार्टिंग में ही एक्टिव फॉर्म में बन जाता तो स्टमक की जो वॉल होती है ये उसी को डिग्रेड कर देता, उसी को खत्म कर देता, ठीक है ना। तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए पहले पेप्सिनोजन बनता है स्टमक में, और जब आप फूड लेते हो, जब खाना आपकी बॉडी में जाता है उस टाइम पे पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में। और कौन कन्वर्ट करता है इसको, इस चेन को ट्रिम करता है आपके स्टमक में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल जो आप ध्यान रखेंगे दैट इज प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन कहां बनता है, हमारी जो पेनक्रियाज होती है, स्टमक के नीचे की साइड में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको स्क्रीन पे डायग्राम फ्लैश हो रहा है पेनक्रियाज का, तो ये पेनक्रियाज बनाता है प्रो इंसुलिन, और ये भी इनएक्टिव होता है। प्रो इंसुलिन के अंदर एक्चुअल में 3 चेन होती है, जब ये बनता है तो इसके अंदर 3 चेन होती है, लाइक दिस चेन ए, दिस इज ए चेन, दिस इज सी चेन एंड हियर इज बी चेन। तो ये 3 चेन है, और ये चेन आपस में डाई सल्फाइड लिंकेज से अटैच रहती है, लाइक दिस। तो इनके बीच बीच में ऐसे सल्फर बॉन्डिंग है, डाई सल्फाइड लिंकेज से ये कनेक्ट रहती है। जब हमें जरूरत होती है इंसुलिन की तो प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंसुलिन के अंदर, और इसके कन्वर्जन के लिए यह जरूरी है कि इसकी सी चेन को रिमूव कर दिया जाए। तो जैसे ही सी चेन रिमूव होगी तो 2 चेन बच जाएगी, चेन ए एंड चेन बी, विच आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज लाइक दिस। नाउ दिस इज एक्टिव। और सभी को पता है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है। तो यहां पे हमने 2 एग्जांपल देखे जहां पे ट्रिमिंग हो रही है, और ट्रिमिंग करने के बाद हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिग्रेडेशन के बारे में। डिग्रेडेशन को हम यूबिक्विटिनेशन भी बोलते हैं। यहां पे होता क्या है, मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन बना है और वो प्रोटीन सही नहीं बना, अच्छे से नहीं बना, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो खराब प्रोटीन है। या किसी प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसको भी डिग्रेड करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, या हमारी सेल जो प्रोसेस यूज करती है, उसको बोलते हैं यूबिक्विटिनेशन। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रोटीन है, ओके, मान लीजिए दिस इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, या ये प्रोटीन सही नहीं बना, इसमें कोई खराबी है, इसको डिग्रेड करवाना है। तो जो सेल के अंदर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो इसको डायरेक्टली डिग्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे, उनको एक समस्या है, वो किस प्रोटीन को डिग्रेड करना है उसको पहचान नहीं सकते। तो वो कैसे इसको पहचानेंगे, इसकी टैगिंग की जाती है। जब इसको टैग कर देंगे तभी वो जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं लाइक प्रोटियोजिस, वो इसको पहचान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोटियोज बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए दिस इज प्रोटियोज, ये एक प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। कैसे डिग्रेड करेगा, इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक केमिकल होता है बच्चों जिसको बोलते हैं यूबिक्विटिन। मान लीजिए ये है यूबिक्विटिन, ओके, ये यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन क्या करेगा, जिस भी प्रोटीन को डिग्रेड करवाना होगा उसको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा। मान लीजिए इसने इसको अपने सिर पे बैठा लिया ऐसे करके, इस प्रोटीन को अपने सिर पे यहां पे ऐसे बैठा लिया, इसको होल्ड कर लेगा ऐसे करके, लाइक दिस, ओके। अब इस चीज का फायदा क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नाम लिखना भूल गया, दिस केमिकल इज यूबिक्विटिन।
इस प्रोटीन को होल्ड कर लिया। अब जैसे ही होल्ड करेगा, अब प्रोटियोज इसको आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि यूबिक्विटिन एक तरह का टैग का काम कर रहा है, ठीक है। तो यूबिक्विटिन का काम ही है, जो प्रोटीन काम ना करे उसको इतना सेंसिबल बना दो कि प्रोटियोज उसको आसानी से डिटेक्ट कर सके। सो अब ये जो प्रोटियोज है ये इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। तो आप नेक्स्ट सिचुएशन में देखोगे, ये इसको चबा जाएगा, ये इसको डिग्रेड कर देगा इस प्रोटीन को, ओके। और जैसे ही इसका डिग्रेडेशन होगा तो यूबिक्विटिन जिसने इसको अपने सिर पे उठा रखा है वो अपना काम करके यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा, और प्रोटियोज भी अपना काम करके 9-2-11 हो जाएगा। इसका हो जाएगा डिग्रेडेशन। सो इस टाइप से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है यूबिक्विटिनेशन के जरिए। अब लास्ट है हमारा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर कई तरह के अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, लाइक ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। मैं एक एक करके लिखता हूं और फिर आपको एक एक समझाता हूं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। एक आपका ग्लाइकोसाइलेशन, then second is phosphorylation, एक है कार्बोक्सिलेशन, one is हाइड्रोक्सिलेशन, then one is एसिटाइलेशन। नाम देख के डरना नहीं है, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट है। और एक है लिपिडेशन। देयर आर फ्यू मोर, बट वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इन 6 में से भी आपको फर्स्ट 5 की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ये 5 अच्छे से कर लेते हैं तो चाहे आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आए हो, चाहे आप CSIR नेट या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, इन 5 में से ही क्वेश्चन आपका आ चुका होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन, एक बार मैं सिंपली आपको बता देता हूं इनके अंदर क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के साथ, नाम से पता चला ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ होने वाला है। प्रोटीन के साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से वाला, ओलिगोसैकेराइड चेन इसके साथ अटैच हो जाती है और उसको मॉडिफाई कर देती है। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ जाता है। कार्बोक्सिलेशन के अंदर प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है। हाइड्रोक्सिलेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। लिपिडेशन के अंदर कोई भी लिपिड अटैच हो जाता है। इस टाइप से प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है बच्चों, मोस्टली यूज्ड व्हेन अ प्रोटीन हैज टू बी सेंड आउट ऑफ सेल। जब हमें किसी प्रोटीन को एक सेल से बाहर भेजना है, मान लीजिए ये सेल है और इस सेल के अंदर कोई प्रोटीन बना है और हमें उसको बाहर भेजना है, तो हमें उसका ग्लाइकोसाइलेशन करवाना पड़ता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ में ओलिगोसैकेराइड, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड की चेन अटैच हो जाती है। ओके, सो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं इसको, दिस इज प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में अटैच होगी ओलिगोसैकेराइड की ये चेन, दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये 2 टाइप का हो सकता है, ओ लिंक्ड, एन लिंक्ड। मतलब क्या हुआ, अगर ये ओलिगोसैकेराइड, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर ये ओलिगोसैकेराइड चेन प्रोटीन के ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ में अगर ये अटैच हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे ओ लिंक्ड। और अगर ये ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के नाइट्रोजन के साथ में अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे एन लिंक्ड। सिंपल है। अब देखिए, अगर ओलिगोसैकेराइड इस प्रोटीन के
ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन होगा? प्रोटीन किससे बना होता है बच्चों? प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। देयर आर अ लॉट ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की चेन से बना होता है, लाइक दिस देयर आर अमीनो एसिड्स। तो जो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है वो है एस्पेराजिन। यहां पे ये जो ऑक्सीजन होगा ये किसका होगा? एस्पेराजिन का। यानी कि अगर एस्पेराजिन के ऑक्सीजन के साथ ये ओलिगोसैकेराइड चेन अगर कैसे अटैच हो जाती है तो ये होगा ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड में किसके साथ अटैच होगा ओलिगोसैकेराइड? या तो सेराइन के साथ या थ्रियोनिन के साथ। यानी कि यहां पे जो नाइट्रोजन शेयर कर रहा है ये कौन है? या तो सेराइन है या फिर थ्रियोनिन है। तो ये सेराइन का नाइट्रोजन है जो क्या करेगा? ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ में ऐसे अटैच हो जाता है। दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन। मूव टू द नेक्स्ट, फॉस्फोराइलेशन। या तो फास्फोरस ग्रुप ऐड हो जाता है प्रोटीन के साथ या रिमूव हो जाता है। ओके, तो फास्फोरस ग्रुप को ट्रांसफर करने में और रिमूव करने में यहां पे दो एंजाइम्स हर बच्चे को पता होनी चाहिए। काइनेज का काम होता है फास्फोरस ग्रुप को ट्रांसफर करना और फास्फेटेज का काम होता है इसको फास्फोरस ग्रुप को रिमूव करने का। तो देखिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल भी दिखाया है, यहां पे ग्लाइकोजन सिंथेज का एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। ग्लाइकोजन सिंथेज के केस में क्या होता है? अगर ग्लाइकोजन के अंदर फास्फोरस, ग्लाइकोजन सिंथेज के अंदर अगर फास्फोरस को ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें फास्फोरस ऐड हो गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज फास्फोरस, तो ये क्या हो गया? एक्टिवेट। और अगर इसका फास्फोरस निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? इनएक्टिवेट, और इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ओके, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है हमारी हाइड्रोक्सिलेशन। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है प्रोटीन के साथ में। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने प्रोकोलेजन का। प्रोकोलेजन हमारी बोन्स में होता है, हमारी मसल्स में होता है, ठीक है। तो प्रोकोलेजन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं तो वो बन जाएगा कोलेजन। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि प्रोकोलेजन के साथ में हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों अटैच करना है। तो रीजन ये है कि जब इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों अटैच किया हमने? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कोलेजन। ओके बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन के लिए डायरेक्ट नहीं हो सकता, कोलेजन के साथ में डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं हो सकता। इसके लिए खास विटामिन की जरूरत पड़ती है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो विटामिन होता है विटामिन सी। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये विटामिन सी डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो प्रोकोलेजन का हाइड्रोक्सिलेशन भी नहीं होगा। तो तीन हमने कर लिए। ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया ओलिगोसैकेराइड चेन, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी तो ओ लिंक्ड, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रही है, प्रोटीन के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रही है, एन लिंक्ड हो गया। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? प्रोटीन के साथ में फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, जिससे उसका एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन हो रहा है। हाइड्रोक्सिलेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है, एग्जांपल ले लिया हमने कोलेजन का। कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ CO2। किसके साथ एडिशन? क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्लोटिंग फैक्टर्स का। मान लीजिए, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है? प्रोटीन ही तो है। ओके, अब कोई मान लो कि ये चार तरह के क्लोटिंग फैक्टर है। क्लोटिंग फैक्टर 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है या 10 हो सकता है। इनमें से मान लो कोई भी क्लोटिंग फैक्टर है, और क्योंकि प्रोटीन के पास अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो यहां पे जिस अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं वो है ग्लूटामेट। तो इनमें से किसी भी क्लोटिंग फैक्टर का जो ग्लूटामेट है उसके साथ CO2 का अटैचमेंट होना है यहां पे, ठीक है। तो उसका होगा यहां पे कार्बोक्सिलेशन।
सो CO2 ग्लूटामेट के साथ में अटैच होगी, ग्लूटामेट के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। मैंने क्या बोला, ग्लूटामेट का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके साथ में CO2 अटैच हो जाती है, और जैसे ही इनके साथ CO2 अटैच होगी तो इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। सो ये दीज आर क्लोटिंग फैक्टर्स, और उसके साथ मान लो यहां पे CO2 अटैच हो चुकी है। अब ये जो CO2 का अटैचमेंट है, इसके लिए जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा था विटामिन सी की जरूरत होती है, वैसे ही CO2 के अटैचमेंट के लिए इनके साथ में जरूरत पड़ती है विटामिन के की। सो दिस रिएक्शन इज, यू कैन से, विटामिन के डिपेंडेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर कि CO2 के अटैचमेंट से हुआ क्या, क्या फायदा हुआ क्लोटिंग फैक्टर्स के कार्बोक्सिलेशन का। सो पर्पस क्या रहा यहां पे, देखो आपको पता है कि क्लोटिंग फैक्टर्स जब भी आपको चोट लगती है तो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ये क्लोटिंग फैक्टर तभी काम करेंगे जब इनके साथ में कैल्शियम अटैच होता है। बट वो कैल्शियम जब तक अटैच नहीं होगा जब तक इनका कार्बोक्सिलेशन ना हो जाए। कैल्शियम आयन ने शर्त रखी हुई है, भाई मैं अगर अटैच होऊंगा तो सिर्फ एक कार्बोक्सिलेटेड क्लोटिंग फैक्टर के साथ में ही अटैचमेंट करूंगा, नहीं तो मैं अटैचमेंट नहीं करूंगा। तो कैल्शियम आयन के बड़े नखरे हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन बोल रहा है मैं अगर अटैच करूंगा तो सिर्फ कार्बोक्सिलेटेड क्लोटिंग फैक्टर के साथ में, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो क्लोटिंग फैक्टर का इसीलिए कार्बोक्सिलेशन करवाना जरूरी है, और जैसे ही कैल्शियम इसके साथ में अटैच होगा अब ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और अब ये क्लोटिंग में हेल्प करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जांपल आपको ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद लास्ट हमारा जो मॉडिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज एसिटाइलेशन। means addition of acetyl group, addition of acetyl group। अगर प्रोटीन के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हमें पता है भाई हमारी बॉडी के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, तो हमारा डीएनए उसके चारों तरफ रैप रहता है लाइक दिस। दिस इज योर डीएनए एंड दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। तो उस हिस्टोन प्रोटीन का एसिटाइलेशन जरूरी है। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन क्यों जरूरी है? फॉर जीन एक्सप्रेशन। अब मैंने जो ये बात लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डायग्राम से समझाता हूं आपको। जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थ्रेड कुछ ऐसा होता है, ये मैं डीएनए बना रहा हूं, ओके, लाइक दिस। ये मैंने डीएनए बना दिया और ये डीएनए रैप रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो ये मैं बना रहा हूं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। These are histone proteins and this is DNA। अब अगर DNA के किसी जीन को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कैसे करेगा? जीन प्रोटीन बनाएगा, जीन पहले आरएनए बनाएगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करेगा, इससे उसका एक्सप्रेशन होगा। तो उसके लिए इसको खुलना जरूरी है। अभी क्या है, इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि जो डीएनए है वो हाईली कंडेंस्ड है, हाईली कॉइल्ड है, तो उसका ओपन होना जरूरी है, तभी बात बन सकती है। तो इस सिचुएशन में यहां पे क्या है, डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड।
इसको अगर ओपन करना है, अगर इसकी कंडेंसेशन को कम करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसके एसिटाइलेशन की। और एसिटाइलेशन के लिए जो एंजाइम हमारे काम आएगा वो होता है हेट। दिस इज एंजाइम हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। व्हाट आई सेड, हिस्टोन ए से एसिटाइल, टी से ट्रांसफरेज। तो ये जो हेट एंजाइम है ये हिस्टोन का क्या कर देगा, एसिटाइलेशन कर देगा, जिससे ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। अब ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस, काफी लूजली। अभी जो ये टाइटली पैक था फिर ये लूजली अरेंज हो जाएगा। दिस इज हिस्टोन, और हिस्टोन का हो गया अभी एसिटाइलेशन। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि दिस इज लूजली अरेंज्ड। अब इसका इजीली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकता है। ओके, तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा इधर करके दिखाऊं आपको, तो मान लीजिए डीएनए जो कि पहले कुछ इस तरीके से था, जब उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा बाय हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो डीएनए कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। अब इसका इजीली क्या हो सकता है, नाउ इट कैन इजीली एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेशन आराम से हो सकता है। तो देखा आपने अलग अलग तरीके के। तो ये 5 अगर आप इसमें ध्यान रख लेते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में, तो आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ चुका है। दैट्स इट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।